कॉनकेव मिरर का अपन ने लास्ट टाइम टेबल बनाया था, और कॉनकेव मिरर के लिए ग्राफ कैसा होगा? सर हाँ भाई बोलो। सर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया? अच्छा हाँ कर दिया ठीक है। कर दी। V वर्सेस U का अगर मैं ग्राफ बनाऊं फॉर कॉनकेव मिरर, तो ग्राफ बनाने का मैंने तुम्हें एक टेक्निक बताया था, वो टेक्निक को यूज करके तुम डायरेक्टली ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है, तो x इक्वल्स टू माइनस एफ और y इक्वल्स टू माइनस एफ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्प्टोट्स बना दो। और यहाँ पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट में एक रीजन फॉर्म हो रहा है, ये वाला। तो यहाँ से इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर दो, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी कमिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में भी माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा होगा इस तरीके से, और फोकस के जस्ट राइट में वो प्लस इन्फिनिटी से आ रहा होगा, और पोल पे अपियर टू मीट करेगा 0,0 पे, और यहाँ से ग्राफ को आगे एक्सटेंड कर दो। राइट, दिस वाज द ग्राफ फॉर कॉनकेव मिरर। और इसका अपन ने टेबल भी देखा था फॉर डिफरेंट केसेस, ऑब्जेक्ट के अलग अलग लोकेशन के लिए इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। और अपन ने कुछ स्टेटमेंट्स भी डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, उसका भी ध्यान रखना, वैसे सवाल भी आ सकते। तो जैसे अपन ने कॉनकेव मिरर के लिए टेबल बनाया था, वैसे कॉन्वेक्स मिरर का भी बना लेते। कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ कैसा होगा देखो। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ को अपन पॉजिटिव लेंगे, तो पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते यूजिंग द सेम लॉजिक जो अपन ने कॉनकेव के लिए लगाया था। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, वाई एक्सिस पे इमेज डिस्टेंस v। और यहाँ पे क्योंकि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, मैं प्लस एफ और प्लस एफ वाले पॉइंट्स लूंगा एक्स और वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट्स बना दूंगा। और ये दोनों एसिम्प्टोट्स अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इंटरसेक्ट कर रहे, और जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे जो स्मॉलर रीजन फॉर्म हो रहा है उधर इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर दो। ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है फोकस के जस्ट राइट में, तो फोकस के जस्ट लेफ्ट में वो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा होगा इस तरीके से, एंड अगेन ये पोल से पास करता हुआ दिखाई देगा, और लेफ्ट साइड में ऐसा ग्राफ आ जाएगा। राइट, दिस इज द ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर फॉर V वर्सेस U। और इसके करस्पॉन्डिंग टेबल कैसा होगा, टेबल को भी प्लॉट कर लेते। ये डायग्राम को कुछ पूछना है, किसी को डाउट तो पूछ लो। वीरती, सर आप वो ग्राफ का नीचे वाला पार्ट एक बार एक्सप्लेन करो ना। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा नहीं, कुछ नहीं, मैंने टेक्निक बताया था तुम्हें। ग्राफ को इस तरीके से अपन प्लॉट करते, और प्लॉट करके फिर बाद में तुम टेबल से वेरीफाई कर सकते हो कि अपने जो प्लॉट किया है ग्राफ वो अलग अलग कंडीशन से मैच हो रहा है कि नहीं। ओके सर। जहाँ पे भी ये दोनों एसिम्प्टोट्स इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे इस तरीके से ग्राफ को बना दो, और अगर ग्राफ राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है तो लेफ्ट साइड पे वो माइनस इन्फिनिटी से आ जाएगा। और सिमेट्रिकल नेचर का एक और पार्ट बना दो ग्राफ का इस तरीके से, ठीक है। यस सर। और इसके करस्पॉन्डिंग देखो टेबल कैसा होगा। टेबल के अलग अलग कॉलम्स, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देते, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लोकेशन u, यहाँ पे इमेज का लोकेशन v, यहाँ पे मैग्निफिकेशन, एंड आखिरी कॉलम में नेचर ऑफ इमेज। सबको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है, लास्ट टाइम डिराइव किया था अपन ने मैग्निफिकेशन। क्या फॉर्मूला आया था मैग्निफिकेशन का? माइनस v बाई u। v by u। माइनस वी बाई, करेक्ट, माइनस वी बाई। तो
अलग अलग केसेस ले लेते। आखिरी कॉलम में नेचर ऑफ इमेज। तो फर्स्ट केस में लेट से ऑब्जेक्ट को -∞ से 0 तक वेरी करवा रहे हैं। तो इस वाले केस में रियल ऑब्जेक्ट का पूरा केस आ गया, u नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट। और जब u की वैल्यू -∞ से 0 वेरी हो रही, ग्राफ का ये वाला पार्ट देखो, u -∞ से 0 वेरी हो रहा है, तो v का वैल्यू कहां से कहां वेरी हो रहा है, +f से 0, ये देख पा रहे हो। तो करस्पॉन्डिंग जो इमेज होगा 0 to 0 तक वेरी करेगा। जब u -∞ होगा तब v +f पे फॉर्म होगा फोकस पे, और जब u 0 को टेंड करेगा तब v भी 0 को टेंड करेगा। मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है, v या u? साइन को छोड़ दो, मैग्नीट्यूड देखो। मैग्नीट्यूड u तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा होगा ना, क्योंकि u बड़ा है एंड मैग्निफिकेशन इज -v/u। और मैग्निफिकेशन का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? negative पॉजिटिव, क्योंकि Positive, -v/u और v और u अगर ऑपोजिट साइन के है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इमेज का नेचर कैसा, सबसे पहली बात ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल इमेज बना रहा है, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बना रहा है। एंड सेकंड, इसका नेचर कैसा होगा, डिमिनिश्ड या एनलार्ज्ड? डिमिनिश्ड। diminished. एंड क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इन्वर्टेड की इरेक्ट, इट विल बी इरेक्ट। Direct. ऑब्जेक्ट का जैसा ओरिएंटेशन है वैसे ही इमेज का ओरिएंटेशन होगा। ये पहला केस आ गया। एंड दिस केस करस्पॉन्ड्स टू रियल ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स में जब भी रियल ऑब्जेक्ट होगा इमेज हमेशा वर्चुअल होगा और हमेशा डिमिनिश्ड और इरेक्ट होगा। और सर हाँ बताओ। सर रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज कैसे आया है वो एक बार आप बता सकते हो? मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, u अगर नेगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव साइन का मतलब रियल और पॉजिटिव साइन का मतलब वर्चुअल। तो यहाँ पे v का जो साइन है वो पॉजिटिव आ रहा है ना। हाँ यस सर, अभी उसका पॉजिटिव आना मतलब कैसा इमेज होगा, रियल की वर्चुअल? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, करेक्ट। सर मुझे ये नहीं हेलो सर, बोलो। नहीं समझा कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों आया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u होता है, और v और u अगर ऑपोजिट साइन के तुम्हें दिख रहे हैं, यहाँ पे v और u ऑपोजिट साइन का है ना, v पॉजिटिव है और u नेगेटिव है। अपन ने लास्ट टाइम देखा था ये, अगर v और u ऑपोजिट साइन के है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। हाँ सर। सेकेंड केस में u का जो वैल्यू है उसको मैं 0 से f तक वेरी करवा रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड +f मतलब f के जस्ट लेफ्ट में, लेफ्ट ऑफ फोकस, ये फोकस वाला पॉइंट है। तो जब u 0 से f वेरी कर रहा है तो तुम देख पा रहे हो v 0 से -∞ वेरी कर रहा होगा, v 0 से -∞ वेरी कर रहा है। कौन बड़ा, u या v? मैग्नीट्यूड वाइज v बड़ा, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा होगा। और साइन अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे भी u और v का साइन ऑपोजिट है, तो मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। और इस केस में सिचुएशन क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज गिविंग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, v नेगेटिव आ रहा है तो रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज गिविंग रियल इमेज। और नेचर कैसा, एनलार्ज्ड, एंड क्योंकि m पॉजिटिव है, इरेक्ट। ये समझ में आया सबको? सेकंड कंडीशन तुमने खुद से भी किया होगा इसको, तो वेरीफाई कर लेना। थर्ड केस बताओ कहां से कहां ले अपन u की वैल्यू। u को अपन थर्ड केस में +f से लेके +2f लिख सकते। 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो v कहां से कहां वेरी करेगा, +f पे जाती v +∞ हो जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगा। तो v का जो वेरिएशन है वो इनफाइनाइट से 2f होगा, और u का वेरिएशन f से 2f हो रहा है। तो अगेन v बड़ा होगा ना इधर, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड इज मोर देन 1, बट मैग्निफिकेशन का साइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। u एंड v बोथ आर पॉजिटिव, u और v का साइन
तो मतलब नेगेटिव। और ये कौन सा कंडीशन है? इस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल इमेज बना रहा है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटिंग वर्चुअल इमेज। और नेचर कैसा होगा? एनलार्ज्ड, मैग्निफिकेशन मोर देन 1 और साइन नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड। ये रूल तुम हमेशा फॉलो कर सकते हो। जब जब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे बनेगा फॉर स्फेरिकल मिरर्स, नेचर हमेशा इन्वर्टेड होगा, और अगर ऑपोजिट साइड में बन रहा है तो इरेक्ट। फोर्थ केस, आखिरी केस, यहाँ पे अपन u की वैल्यू 2f से इनफाइनाइट वेरी करवा देंगे, और अगर u 2f से इनफाइनाइट वेरी कर रहा है तो v 2f से फोकस तक वेरी करेगा। 2f पे तो 2f पे ही बन जाएगा, और जब u इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो देखो v जो है वो f को टेंड कर रहा है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड मोर देन 1 या लेस देन 1? लेस देन 1। यहाँ पे लेस देन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे u की वैल्यू ज्यादा है, और साइन यहाँ पे भी नेगेटिव होगा क्योंकि v और u दोनों पॉजिटिव है। तो इस केस में भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल इमेज क्रिएट कर रहा है, बट नेचर कैसा? एनलार्ज या डिमिनिश्ड? इस केस में डिमिनिश्ड इन्वर्टेड और इन्वर्टेड। तो कॉन्वेक्स मिरर की ये केसेस भी याद रखो, और इन केसेस से स्टेटमेंट्स तुम खुद से बना के वेरीफाई कर सकते हो कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट दूं दैट इन कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट कैन फॉर्म रियल इमेज, जैसे ट्रू और फॉल्स? ऑल नो सर, फॉल्स हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेगा। इन सर। कॉन्वेक्स, 2 मिनट रुक जाओ, मैं स्टेटमेंट जो बोल रहा हूँ पहले वो मुझे बताओ कि सही है कि गलत है। इन कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैन फॉर्म रियल इमेज विच इज डिमिनिश्ड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जब भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनाएगा वो हमेशा एनलार्ज्ड ही होगा। केस 2, तो इन कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट में फॉर्म डिमिनिश्ड और एनलार्ज्ड इमेज। अगर ऐसा स्टेटमेंट भी है तो भी वो फॉल्स होगा, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा एनलार्ज्ड रियल इमेज बनाएगा। एक और स्टेटमेंट सुनो, इन कॉन्वेक्स मिरर इफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज it is possible that it may be enlarged or diminished, either of the two। ट्रू। तो ये ट्रू होगा, समझो, क्योंकि थर्ड केस और फोर्थ केस दोनों मैच हो रहा है इससे। अभी बताओ क्या डाउट है? सर मेरा ये डाउट है कि हम लोग आपने कॉनकेव मिरर के लिए भी केसेस दिए थे कॉन्वेक्स, तो सर हम लोग ऐसे याद कैसे करेंगे? कोई इजी ट्रिक है क्या? इजी ट्रिक तो यार कोई नहीं है, तुम टेबल को 2-3 बार देखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। ओके सर। और तुम खुद से ट्रिक बना सकते हो। यू कैन नोटिस दैट कॉन्वेक्स का जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ केस है वो कॉनकेव के केसेस से मैच हो रहे थोड़े बहुत, तुम नोटिस कर पा रहे हो खुद से? यस सर। कॉनकेव में जो चीज लेफ्ट की तरफ हो रहा था वही सेम चीज कॉन्वेक्स में राइट की तरफ हो रहा है, देख पा रहे हो ये? यस सर। तो वैसे करके तुम याद रख सकते हो। खाली कॉनकेव का याद रखो और उसको कॉन्वेक्स में भी अप्लाई कर दो इस तरीके से। ओके सर। ओके चलो, इसका भी ग्राफ अपने देख लिया। इसमें भी अगर तुम 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ बनाते हो, 1/v वर्सेस 1/u, यहाँ पे मुझे बताओ 1/v प्लस 1/u पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? 1/f पॉजिटिव। पॉजिटिव, और 1/v मतलब y 1/v का काम कर रहा है और x 1/u का, ये पॉजिटिव। दैट मीन्स y इक्वल्स टू -x प्लस सम पॉजिटिव y इंटरसेप्ट। तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा 1/v वर्सेस 1/u का, नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव y इंटरसेप्ट, राइट? लास्ट टाइम अपन ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था, वी डिस्कस्ड अबाउट लैटरल मैग्निफिकेशन। आज अपन मैग्निफिकेशन का एक और टाइप देखेंगे जिसको अपन बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। यश कुछ पूछना है तुम्हें? सर आपने लास्ट लेक्चर बोला था कि आप रे डायग्राम बना के दिखाओगे सर। रे डायग्राम का मैंने नोट्स भेजा है ना तुम्हें, आई होप, मुझे लगा था कि तुम वो देख के समझ गए होंगे। कुछ डाउट है क्या तुम्हें उसमें? नो सर, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं, मैं अलग से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि रे डायग्राम पे ऐसे तुम्हें क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे कि रे डायग्राम बना के देखो।
वो बस तुम्हारे Okay. अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी वो नोट्स में इंक्लूड कर दिए थे, तो तुम उसी को देख के समझ सकते हो ना. Yes, sir. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन. लैटरल मैग्निफिकेशन में अपन साइजेस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मेजर कर रहे थे इस तरीके से. हाइट्स, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और अगर ये हाइट ऑफ इमेज है तो लैटरल मैग्निफिकेशन, इसको अपन ने हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था. लॉन्जिट्यूडनल में अपन साइजेस को अलोंग द एक्सिस मेजर करेंगे इस तरीके से. ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है. ठीक है. और इसमें तुम्हें अलग से कुछ फॉर्मूला मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या तरीका होगा उसको मैं तुम्हें एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, उसी में अपन समझ लेते कि लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे. मान लो एक कॉनकेव मिरर है तुम्हारे पास और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर. ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट कर रहा है. इसको ऑब्जेक्ट ए बी मान लेते हैं सच दैट ए बी डिस्टेंस इज गिवन टू बी 5. तो अभी अगर मुझे ए बी का इमेज प्लॉट करना है, किसी भी लाइन का इमेज प्लॉट करने का तरीका क्या होगा, उसके एंड पॉइंट्स को देखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और पॉइंट ए और पॉइंट बी का सेपरेटली इमेज प्लॉट कर लो यूजिंग द मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f. तो अगर मैं पॉइंट ए के लिए देखता हूँ, पॉइंट ए के लिए u कितना होगा, ए का डिस्टेंस कितना है 20. तो u को मैं -20 लिखूंगा, बट -20 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर. ए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई कर रहा है ना. तो क्या तुम्हें मिरर फॉर्मूला अलग से लगाने की जरूरत है या तुम डायरेक्टली v को भी -20 बोल सकते हो? डायरेक्टली बोल सकते हैं। डायरेक्टली बोल सकते. अगर तुमने लगाया तो भी तुम्हें आ जाएगा. ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई कर रहा है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा ना, ये सीखा था अपन ने. तो v -20 आ जाएगा. मतलब जो a डैश वाला पॉइंट है, a का इमेज मैं a डैश मान रहा हूँ, वो -20 पे बन जाएगा. वैसे ही मुझे बताओ b के लिए u कितना होगा. अगर ये 5 है 15 और ये माइनस 20 है, तो b के लिए जो u है वो -15 होगा. Yes, sir. और b के लिए अगर u -15 है तो इसके लिए v निकालने के लिए अभी मुझे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f. f को +10 दूं या -10? माइनस -10, क्योंकि कॉनकेव मिरर. माइनस तो इसको सॉल्व करने पर 1/v जो है वो 1/-10 + 1/15. इसमें से 1/-5 कॉमन ले लो, अंदर 1/2 - 1/3 बच जाएगा. 3 - 2 1 1/6 6 × 5 30. तो यहाँ से तुम देख पा रहे हो v -30 के इक्वल आ रहा है. मतलब a का जो इमेज है a डैश, वो इधर ही बन जाएगा, a डैश भी इसी पॉइंट पे. लेकिन b का जो इमेज है b डैश, वो यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा. 30 सेंटीमीटर की दूरी पर b का इमेज b डैश यहाँ पे बन जाएगा. तो जो इमेज बन रहा है, इमेज a डैश b डैश, इमेज का लेंथ कितना होगा? इमेज का जो लेंथ तुम्हें दिख रहा है a डैश से b डैश, ये लेंथ कितना दिख रहा है? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होगा. तो यहाँ पे अगर तुम्हें सवाल में लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पूछते, उसका आंसर क्या होगा? लेंथ ऑफ इमेज अपन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा. बट साइन के साथ बताओ, इमेज और ऑब्जेक्ट सेम सेंस में ओरिएंटेड है क्या ऑपोजिट? अपोजिट. तो -2 लिख देंगे. लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. तो कितना हो जाएगा ये? -10/5 -2. इसी चीज को प्रीवियस स्लाइड के फॉर्मूला में एक्सप्लेन किया था. अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन चाहिए किसी भी एक लाइन का ए बी का, तो ए के करस्पॉन्डिंग, ए का अगर मैं u1 मान रहा हूँ डिस्टेंस और उसके इमेज का v1, वैसे ही b का अगर मैं u2 मान रहा हूँ और इसके इमेज का v2, तो v2 - v1 जो है वो इमेज का लेंथ होगा और u2 - u1 जो है वो ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा. और साइन तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो.
अगर सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है तो पॉजिटिव और ऑपोजिट में ओरिएंटेड है तो नेगेटिव। इस तरीके से अपन मैग्निफिकेशन निकल सकते हैं और इसको अपन लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोलेंगे। ओके, वैसे इसमें एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आते। इसमें कुछ डाउट है? यश बताओ। सर ये प्रॉपर समझा नहीं सर, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में अपन साइजेस को अलोंग द एक्सिस देखते हैं इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर टू एक्सिस। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में अपन ने ये वाले डायमेंशंस मेजर किए थे ना, इसको अपन ने हाइट बोला था और इसका Yes. रेशो, बट लॉन्जिट्यूडनल में अपन सारे लेंस को एक्सिस के अलोंग मेजर करते हैं, बस यही फर्क है। फॉर्मूला इधर भी सेम है, इमेज का लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट का लेंथ, मगर ये लेंथ किसके अलोंग होगा? एक्सिस के अलोंग। तो एक्सिस के अलोंग इमेज का लेंथ 10 आ रहा है और ऑब्जेक्ट का लेंथ 5 गिवन था, ये 5 गिवन था, तो मैग्निफिकेशन 10/5 2 होगा, बट ओरिएंटेशन ऑपोजिट है तो इसलिए -2। हाँ सर, ये ओरिएंटेशन मतलब अच्छा, हाँ सर समझा। ए से भी ऑब्जेक्ट जो है वो राइट में पॉइंट कर रहा है ना, बट इमेज में ए डैश से बी डैश लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है, तो ओरिएंटेशन ऑपोजिट हो गया ना। समझा। ओके, देखो अभी इसमें एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो सेम मिरर है, सेम फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और 15 सेंटीमीटर्स की दूरी पर मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए से बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ए से बी तक एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने एक्सागरेट करके बनाया। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही छोटा है। मान लेते कि ऑब्जेक्ट का साइज खाली 2 mm दिया हुआ और ऑब्जेक्ट का जो सेंटर वाला पॉइंट है उसका डिस्टेंस पोल से मान लो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, राइट। तो यहाँ पे ए का जो डिस्टेंस है, ए का जो डिस्टेंस है वो पोल से कितना हो जाएगा? 15 + 1 mm मतलब 15.1 सेंटीमीटर, और बी के लिए 14.9 हो जाएगा, राइट। तो अभी तुम u1 u2 को 15.1 और 14.9 लेके मिरर फॉर्मूला से अगर तुम v1 v2 निकालने की कोशिश करोगे तो तुम देख पा रहे हो ये प्रोसेस काफी टीडियस हो जाएगा, कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगा। क्या ये करना फिजिबल होगा तुम्हारे लिए? 15.1 14.9 ऐसे वैल्यूज के साथ मिरर फॉर्मूला यूज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ना कैलकुलेशन। हाँ सर। तो यहाँ पे ऐसे सवालों, अगर ऐसे सवालों में तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है वो फोकल लेंथ के कंपैरिजन में काफी छोटा है, तो यहाँ पे तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं, ये सब को तुम अवॉइड कर सकते हो। और ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए अगर तुम्हें लेंथ ऑफ इमेज निकालना है तो सबसे पहले इमेज का लोकेशन निकाल लो। अज्यूम करो कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है जिसका डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली मैं 15 मान सकता हूँ, ऑल्दो वो 14.9 से 15.1 वेरी कर, बट लगभग मैं पूरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 मान सकता हूँ। तो अगर मैं पूरे ऑब्जेक्ट को 15 पे मान रहा हूँ, u को -15 लेते हुए और f को -10 लेते हुए, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो v होगा वो -30 आ गया था फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से -30 पे आ गया था, मतलब इमेज 30 डिस्टेंस की दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं। बट क्या वो एग्जैक्टली 30 पे बनेगा या 30 से थोड़ा सा डिवेट करेगा आगे पीछे? जैसे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिवेट कर रहा है आगे और पीछे 1 mm और 1 mm, तो इमेज भी Yes. कर सकता है। और इमेज कितना डिवेट करेगा उस वो निकालने का टेक्निक क्या होगा उसको अपन सीख लेते। इमेज का अगर मुझे डिविएशन निकालना है उसके लिए तुम मिरर फॉर्मूला का मदद ले सकते हो। 1/v + 1/u = 1/f, ये मिरर फॉर्मूला। और यहाँ पे मिरर फॉर्मूला में अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर दूं, डिफरेंशियल तुमने ये कैलकुलस में सीखा होगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज d of 1/x? d of 1/x को मैं -1/x² टाइम्स dx लिख सकता हूँ। ये स्टेप समझ में आता है सबको कैलकुलस से? Yes, sir. तो वैसे ही d of 1/v
इसको मैं -1/v² टाइम्स dv लिख सकता हूँ, एंड d ऑफ 1/u को मैं -1/u² टाइम्स du लिख सकता हूँ। और फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, f इज कांस्टेंट, तो किसी भी कांस्टेंट का d कितना होगा? 0। 0. और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर dv/v² इक्वल्स टू -du/u² आ जाएगा। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि dv की जो वैल्यू है वो -v²/u² टाइम्स du। du मतलब u के अंदर जो स्मॉल वेरिएशन होगा वो, मतलब इसको मैं ऑब्जेक्ट का साइज मान सकता हूँ जो कि स्मॉल होगा, स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी u में वेरिएशन होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी dv में वेरिएशन आएगा, जो भी v में वेरिएशन आएगा उसको मैं dv मान सकता हूँ। सो दिस विल बी द करस्पॉन्डिंग स्मॉल साइज ऑफ इमेज। तो इमेज का साइज निकालने के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर तुम्हें सारे डायमेंशंस बहुत ही छोटे दिखाई दे रहे थे तो इस फॉर्मूला से dv कितना आ जाएगा? v was -30 एंड u was -15, इसका स्क्वायर टाइम्स du। ऑब्जेक्ट का साइज 2 mm था, तो तुम देख पा रहे हो इमेज का साइज -4 mm आ जाएगा। और मैग्निफिकेशन कितना होगा? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट -2। मैग्निफिकेशन का -2 आना मतलब इमेज इज ऑपोजिटली ओरिएंटेड एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट ए से भी ऐसे जा रहा है, इमेज जो है वो इस तरीके से ओरिएंटेड होगा, a' से b', और इसका जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 4 mm हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का लेंथ 2 mm। अपन ने कैलकुलेट किया ना, इधर ये 4 आया ना इमेज का लेंथ। dv मतलब स्मॉल वेरिएशन। 8 आएगा ना सर? आएगा ना सर? अच्छा सॉरी, ये 30/15 का स्क्वायर है ना, तो 2 स्क्वायर 4, 4 × 2 8 आ जाएगा, करेक्ट। और मैग्निफिकेशन 4 आ जाएगा ना, -4। मैग्निफिकेशन -4 हो जाएगा, तो ये लेंथ को 8 कर देंगे। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे निकालना है? कुछ डाउट है किसी को भी? सर इसमें वो अलोंग द एक्सिस वाला मैग्निफिकेशन किया ना? लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोलेंगे, यस, अलोंग द एक्सिस। हाँ ओके तो सर। इसका नाम जो है उसको अपन लॉन्जिट्यूडनल बोलते हैं, यस सर। ठीक है। तो तुम्हें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर तुम्हें डायमेंशंस काफी छोटे दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट के, तो तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जैसे पिछले एग्जांपल में तुमने देखा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट काफी बड़ा था, इसका जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल नहीं था, वो फोकल लेंथ और ये सब से कंपेरेबल था। तो फिर तुम्हें एंड पॉइंट्स का अलग से इमेज निकालना पड़ेगा, और तब जाके तुम्हें लेंथ मिलेगा इमेज का। ओके यश? हेलो सर। हाँ बताओ। सर लॉन्गिट्यूडल की क्या लिमिट है? मतलब आपने बोला ना डायमेंशंस बहुत छोटे होंगे, मतलब क्या लिमिट क्या है उसकी? तब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड यूज करना है। मुझे सवाल देख के समझ में आ जाएगा यार, जैसे मैंने जो तेरे को एग्जांपल्स दिया इसी से तू जज कर सकता है। ये अगर 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट का साइज उसी रेंज में, उसी का 1/3 1/4, तू कंपेयर कर पा रहा है ना इधर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर को? हाँ सर। तो ऐसा कोई रेंज फिक्स नहीं है, देखो खाली देख के खुद से जज करना होगा। बट जो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल दिया था उसमें ऑब्जेक्ट का साइज 2 mm था। हाँ। 5 mm भी अगर होता तो भी 5 mm और 10 सेंटीमीटर, इनके कंपैरिजन में 5 mm तो काफी छोटा मान सकते हैं ना अपन। हाँ सर। हाँ। तो खुद से तुम जज कर सकते हो, खुद से कॉल लो वैल्यूज को देखते एंड अकॉर्डिंगली इनमें से कोई भी एक मेथड यूज कर लो। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को भी? यश? क्लास खत्म हो गया? लेक्चर खत्म हो गया। आज के लेक्चर में और कुछ नहीं पढ़ेंगे नया, और तुम लोग को मैं एक असाइनमेंट देने वाला हूँ ऑन स्फेरिकल मिरर्स, तो उसको तुम अगले हफ्ते तक सॉल्व करो पूरा, ठीक है। मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीक तक टाइम दे रहा हूँ, उसमें 20 क्वेश्चन है, और अगले वीक में अपन उसको डिस्कस करेंगे। वेदांत? सर लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड सेम होता है क्या? लीनियर नहीं, लॉन्जिट्यूडनल और लेटरल, ये दो टाइप्स हाँ। देखे। लेटरल मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो क्या पूछ रहे हो, क्या सेम होता है? मैग्नीट्यूड नहीं, जरूरी नहीं है ना सेम हो। सेम कौन से कंडीशन में होता रहेगा फिर?
ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि उसको सेम अपन इस कंडीशन में भूल सकते हैं, ऐसा Okay, कुछ, sir. दोनों अलग ही कॉन्सेप्ट है ना, दोनों को रिलेट क्यों कर रहे हो तुम? दे आर Okay. ऑल टुगेदर, लैटरल अलग है और लॉन्जिट्यूडनल अलग। हर्ष, सर मुझे वो रिवीजन क्वेश्चन वाले इसमें एक रिवीजन क्वेश्चंस का यार मैं बाद में नेक्स्ट वीक में एक रखता हूँ डाउट लेक्चर, तब मुझसे पूछ लेना। तुमने सॉल्यूशन रिफर किए उसके? हाँ सर किए मैंने, पर वो कंफ्यूजन हो रहा था सर, डिफ्लेक्शन आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस वाले। मुझे या फिर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दो, मैं तुम्हें रिवर्ट कर दूंगा उस पर। ओके सर। ठीक है यश, अदिति कुछ पूछना है तुम्हें? सर मुझे वो सेम डाउट था 3 रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन में। रिवीजन क्वेश्चन का सवाल था क्या वो? हाँ अच्छा देखो, आज क्विज 4 में भी अपन ने 3 रिफ्लेक्शंस वाला एक क्वेश्चन किया था, याद है? यस सर। वो समझ में आया था, तो एक बार वापस तुम अटेम्प्ट करके देखो, फिर भी अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें मैसेज पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सर आप रिवीजन क्वेश्चन और क्विज 1-2 का मतलब जो 1-2 डाउट है सर वो आपके सॉल्यूशन में से नहीं समझा, तो आप रखने नहीं वाले समझा हो तो सर? मुझे मैसेज कर दो, और अगर मुझे लगता है कि मैं मैसेज पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हें मैसेज से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा डाउट लेक्चर रख दूंगा उसके लिए। ओके सर। ठीक है, बट एक बार मैसेज करके देखो, हो सकता है कि मैसेज पे भी तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक ओके है सर। और कुछ पूछना है किसी को भी? तो आज का लेक्चर अपन ने जो भी पढ़ा है वो रिवाइज करके आना। सैटरडे को अपन और नए कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। सैटरडे को अपन देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स में भी अगर ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इमेज का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। वी विल टॉक अबाउट वेलोसिटीज फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ओके ठीक है, चलो फिर। सर उसके बाद लेंस चालू करेंगे। हाँ मिरर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद लेंस। ठीक है, लेंस से पहले भी अपन को और भी काफी सारी चीजें देखनी होगी, जैसे अपन पहले रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस देखेंगे, स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे, और लेंस आखिर में जाके आएगा। तो लेंस स्टार्ट होने के लिए अभी भी काफी टाइम, बट अपन को एमटी से पहले काफी ज्यादा टाइम मिल रहा है, तो टेंशन मत लो, अपन आराम से पढ़ेंगे मगर अच्छे से पढ़ेंगे। तुम्हें एमटी का शेड्यूल मिल गया होगा ना? यस सर, 14 फेब। 14 फेब, तो काफी टाइम है, 2 महीना है अपने पास, तो आराम से हो जाएगा। सर ये बहुत बड़ा चैप्टर है। बड़ा चैप्टर है, काफी लेंथी चैप्टर है, तो इसीलिए इसको इतना टाइम दिया। सर तो अब तक कितना % ओवर हुआ? अब तक मान के चलो 20% हो गया होगा। ओके सर ये आपने जितने भी असाइनमेंट दिए थे ना सर उसमें क्या करना था वो मालूम था, लेकिन सर ज्योमेट्री की वजह से वो आ नहीं रहे थे आंसर, बहुत टाइम लग रहा था। कोई बात नहीं, मैंने जैसे बोला था अभी तुम्हारे लिए नया टॉपिक है ना यार, तो अगर टाइम लग भी रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से टाइम लेके सॉल्व कर लो। और अगर सर क्विज सॉल्व 3 करने और के 4 बाद तो फिर बहुत हार्ड थे। क्विज 3 क्विज 4 का आई अंडरस्टैंड, आई एग्री कि लेवल काफी हार्ड था, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वो लेवल तक पहुंचो, इसलिए मैं तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो डीमोटिवेट मत हो यार, ऐसा ऐसा मत सोचो कि क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे तो होंगे ही नहीं। तुम फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हो तो इट्स ओके, अभी नहीं हो रहा है तो बाद में तो एटलीस्ट तुम्हें समझ में आ रहा है ना सॉल्यूशंस देख के, या बाद में भी समझ में नहीं आ रहा। आज अपन ने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए क्विज 4 के, डिस्कस करने के बाद तुम्हें समझ में आ रहा है कैसे अप्रोच करना है? यस सर। यस। तो वो सारे क्वेश्चन तुम्हें एक बार वापस खुद से ट्राई करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिस्कशन हो गया तो वो होके तुम भूल जाओगे, जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे यू विल नॉट रिमेंबर वट एवर आई टॉट यू। तो मैंने जो भी आज तुमसे डिस्कस किए और जो भी क्वेश्चन तुमसे फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं आ रहे थे उसको वापस बिना सोल्यूशन देके ट्राई करो, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। ओके, और कोई क्वेरीज है किसी का भी? ठीक है चलो गाइस, बाय एवरीवन, सैटरडे को मिलते हैं, टेक केयर।